सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रमोद सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री। मनोहर पर्रिकर के सपनों को पूरा करने का किया वादा। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और एमजीपी के सुदिन धवलिकर समेत 11 मंत्रियों ने ली शपथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए 18 अप्रैल को मतदान। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन। भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसा शिकंजा। पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी जल्द होगा गिरफ्तार। लंदन की अदालत से वारंट जारी। गिरफ्तारी के बाद शुरू होगी प्रत्यर्पण की कानूनी कार्यवाही। जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक आज। निर्माणाधीन और सस्ते घरों के लिए जीएसटी की घटी दर को लागू करने के तौर तरीकों पर हो सकती है चर्चा। और 2008 में हुए मुंबई हमले पर चीन का बड़ा बयान। 26/11 को बताया अब तक का सबसे कुख्यात आतंकी हमला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा के दौरान आतंकवाद को लेकर श्वेत पत्र किया जारी। बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। रात 1:45 बजे के करीब राजभवन में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो। और सावंत के अलावा 11 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई खास हैं। बाकी शपथ लेने वाले वो पुराने विधायक हैं जो पर्रिकर सरकार में मंत्री थे। एमजीपी के 2 विधायकों सुदिन धवलिकर और मनोहर अजगांवकर के साथ साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई, विनोद पालिकर और जयेश सलगांवकर को भी शपथ दिलाई गई है। बीजेपी से मोविन गौधिन्हो, विश्वजीत राणे, मिलिंद नाइक और नीलेश नाइक को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्दलीय विधायकों रोहन खवंटे और गोविंद गावड़े को भी शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदिन धवलिकर के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सावंत के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने राज्यपाल को 20 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और इसके बाद नई सरकार को शपथ दिलाई गई। बीजेपी गठबंधन ने बीजेपी के 11 के अलावा जीएफपी, एमजीपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। बीजेपी को एमजीपी के 3, जीएफपी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। सावंत के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन कर रहे सभी विधायक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो इस पद के लिए चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के रविवार को हुए निधन के बाद से ये पद खाली था। मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे ऊपर, मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। ये जिम्मेदारी संभालने, दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी ने मेरे ऊपर दी है, वो हर तरह से अच्छी तरह से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। मनोहर पर्रिकर जी की जो लेगेसी आपको मिल रही है उसको किस तरीके से? मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज, वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ। एक ही मिनट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते सीएम बना। प्रमोद सावंत ने गोवा में मनोहर पर्रिकर की विरासत संभाल ली है। 46 साल के सावंत गोवा में लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो पार्टी के प्रवक्ता और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सावंत का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। वो पेशे से डॉक्टर भी हैं। प्रमोद सावंत का बचपन से आरएसएस से संबंध रहा है। राजनीति में उनकी एंट्री साल 2008 में बीजेपी नेतृत्व के आग्रह के बाद हुई। 2012 में वो पहली बार विधायक बने। 2017 के चुनाव में वो संकेलम विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 2017 में मनोहर पार्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। गोवा के राजनीतिक इतिहास में वो सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष थे। गोवा के युवा आंदोलन में उनके असाधारण कौशल के कारण उन्हें राज्य युवा पुरस्कार से नवाजा गया। वो भारतीय युवा जनता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। और बुलेटिन में आप खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर से 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। और इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन ज्यादातर जगहों पर नामांकन फॉर्म लेने के लिए प्रत्याशी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पहले दिन हालांकि कोई नामांकन नहीं भरा गया। तेलंगाना में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन अपना नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग आज सोशल मीडिया ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक होने वाली है। इसमें निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनेगी और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफी सवाल जवाब भी होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। ये बैठक पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री के निधन के बाद पार्टी ने इस बैठक को टाल दिया था। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होनी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप की 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही आंध्र विधानसभा चुनाव के लिए 132 और ओडिशा विधानसभा सीटों के लिए 36 सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 3, आंध्र प्रदेश की 22, असम की 5, ओडिशा की 6, तेलंगाना की 8, पश्चिम बंगाल की 11 और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जहांगीरपुर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और रायगंज से दीपा दास मुंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के लिए 4 बार में कुल 81 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू विजयनगरम, के श्रीनिवास विजयवाड़ा, गल्ला जयदेव गुंटूर और एन शिवप्रसाद चित्तूर से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्य की 9 लोकसभा सीटों और 54 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नवीन पटनायक 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वो हिंजली और बीजेपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। ओडिशा में इस बार 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। ओडिशा की 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल और आखिरी चरण 29 अप्रैल को चुनाव होना है। महागठबंधन बनाने निकली कांग्रेस का हाथ हर तरफ खाली नजर आ रहा है। बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक यही सूरत हाल है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ 4 छोटे दलों का महागठबंधन जोर शोर से उभरा जरूर, लेकिन सीट बंटवारे का झटका खाते ही लड़खड़ाने लगा है। पिछले 3-4 दिनों से आरजेडी और कांग्रेस के बयानों में तनातनी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से आनाकानी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की 11 सीटों की मांग को नकार दिया। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस या तो 8 सीटें ले या फिर बिहार में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहां की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति ना फैलाए। साथ ही दोहराया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस से बीएसपी का कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल और गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे किस्म किस्म के भ्रम में नहीं आने की भी अपील की। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन ना पैदा करे।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद राहुल गांधी इम्फाल पहुंचेंगे और पीसीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी मिर्जापुर में मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी का एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी बोट यात्रा को पिकनिक करार दिया है और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब मांगा है। अपने ही घर में भ्रष्टाचार की महागाथा नजर न आती हो, जिन्हें अपने यहां न चोरी दिखती हो न चोर दिखता हो, वो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आगे बढ़ें, तो इसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत है कि जब यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 8वें भाग में मोदी सरकार के आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा कि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में दूसरे बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक नीतियों के सुधार को धक्का लगा। वित्त मंत्री ने 2014 में केंद्र में नीरव मोदी सरकार के गठन के बाद उठाए गए आर्थिक सुधारों को इस दिशा में अहम कदम बताया। 14 सुधारों की बात करते हुए वित्त मंत्री ने लिखा कि कर सुधार के तहत जीएसटी लागू किया गया, कर दायरा बढ़ाया गया, काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई, कई देशों से इससे जुड़े समझौते किए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को मंजूरी दी गई, जिससे काले धन और भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा है। आधार के जरिए वित्तीय समायोजन में मदद मिली है। सरकार महंगाई में काबू पाने में कामयाब रही। सहकारी संघवाद, कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही शहरों में भी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया में भारी निवेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्वच्छ भारत जैसे कदम उठाए गए। इस देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। 2008 से लेकर 2014 तक बैंकों ने 18 लाख करोड़ जो ऋण दिया हुआ था 2008 में, उसको 55 लाख करोड़ कर दिया। लोगों ने बैंकों को लूट लिया कांग्रेस की हुकूमत के दौरान, और बैंक आगे ऋण देने की स्थिति में नहीं थे, एनपीएस हो गए। हमने क्या किया? जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लाए, जो इस प्रकार के प्रशासक थे कंपनियों के, उनको कंपनियों से बाहर निकाला, उनकी कंपनियों की नीलामी की। नए लोग आ रहे हैं, ऋण उतार रहे हैं, ताकि बैंक गरीब की सेवा कर पाए। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। घोटाले को अंजाम देकर ब्रिटेन में रह रहे नीरव मोदी के खिलाफ लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नीरव मोदी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के जवाब में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कुछ दिन पहले वारंट जारी किया गया और बाद में ईडी को सूचित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी जमानत के लिए अदालत के सामने लाया जाएगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी। वहीं सीबीआई ने भी इंटरपोल और यूके अथॉरिटीज के से संपर्क साधकर भगोड़े कारोबारी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी।
और फिलहाल रुक करेंगे हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और लंदन कोर्ट से जारी वारंट के बाद अब पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। फिलहाल और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए प्रीति, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीरव मोदी को पिछले सप्ताह उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और जो ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी हैं सजीद जावेद, उनका क्लियरेंस मिला था, उसके बाद ही ये काम हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है कि कल सोमवार को यानी कल सूचित किया गया भारत को, और जो सूचना है उसके मुताबिक 25 मार्च को नीरव मोदी को पेश करेंगे, मतलब गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में पेश होंगे वो। इसके साथ यह भी है कि उनको बेल पर जाने की झूठ बेल आवेदन, जो जमानत याचिका होती है, छूट मिलेगी और उस जमानत याचिका को अगर कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो उन्हें जमानत भी मिल सकता है। लेकिन इसे कहें कि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस की शुरुआत जिस तरीके से आपने देखा था कि विजय माल्या के केस में हुआ था और इसी कोर्ट ने किया था, इसलिए इस बार जो आशा है कि इस बार एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस थोड़ा जल्दबाजी से होगी, जल्दी होगी, क्योंकि कोर्ट को अब इस तरह की प्रक्रियाओं की और भारत में इस तरह के जो अपराधी हैं, दो तरह के दोनों पकड़े गए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी कोर्ट को हो गई है। तो इसलिए इस बार संभावना ये है कि इस बार कोर्ट की प्रक्रिया जल्दी चलेगी और नीरव मोदी के जो प्रत्यार्पण की प्रक्रिया है उसमें भी तेजी आएगी। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पूरी होने के एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुका खुद को जेल जाने से बचा लिया है। आरकॉम ने सोमवार को टेलीकॉम उपकरण निर्माता स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान कर दिया है। इस राशि में जुर्माना और ब्याज की रकम भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने 19 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि अनिल अंबानी को 4 सप्ताह के भीतर पूरी रकम चुकानी होगी, वरना उन्हें 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने संकट की इस घड़ी में मदद के लिए अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी, भाभी नीता अंबानी को धन्यवाद दिया है। जीएसटी परिषद की आज 34वीं बैठक होनी है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की घटी दरों के लागू करने समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। बैठक में केवल उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन पर फैसला लिया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जाना है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की जो दरें कम की गई हैं, उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% और सस्ते आवासों पर दर को कम करके 1% कर दिया था। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। परिषद के इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े नए नियमों पर अपनी मंजूरी देने की उम्मीद है। चीन ने भारत में 2008 में हुए मुंबई हमले को अब तक के सबसे कुख्यात हमलों में से एक बताया है। आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई और शिनजियांग में मानवाधिकारों का संरक्षण शीर्षक नामक एक श्वेत पत्र में चीन ने यह बयान दिया है। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चीन का ये रुख इस लिहाज से चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चौथी बार वैश्विक आतंकी घोषित होने से उसने बचाया। चीन के इस कदम को भारत ने निराशाजनक बताया। आतंकी अजहर भारत में उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले के लिए गुनाहगार है। जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। अशांत शिनजियांग प्रांत में उग्रवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में निकाले गए श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि पिछले कुछ साल में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, उग्रवाद के फैलाव से मानवता को भारी नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर में आतंकवाद ने शांति और विकास के लिए बड़ा खतरा है और लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाई है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक नोट वर्बल जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को फिर परेशान कर रही हैं। भारत ने मार्च के महीने से उदाहरणों को सूचीबद्ध किया है और पाकिस्तान से इस मामले की जांच करने को कहा है। भारतीय राजनयिकों की खुफियागिरी करने और उन्हें तरह तरह से परेशान करने की घटनाओं का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान की यात्रा की।
जापान भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों पर चर्चा हुई। उपसभापति ने जापानी कंपनियों से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को निवेश का न्योता दिया है। उपसभापति ने जापान सरकार से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आभार भी जताया। और खेलों की दुनिया से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की विवाद निराकरण समिति में एक मामला हारने के बाद मुआवजे के तौर पर बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पीसीबी ने पिछले साल बीसीसीआई के खिलाफ दोनों देशों के बीच एक सहमति पत्र का सम्मान न करने के लिए 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के मुआवजे का एक मामला दायर किया था। इस सहमति पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2015 से 2023 के बीच 6 आपसी श्रृंखलाएं खेलनी थी, जिसे बीसीसीआई ने नहीं माना। अबू धाबी में हो रहे स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। दिनल जैन ने 50 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में कांस्य पदक जीता। जूडो में रुपेश ने स्वर्ण पदक जीता। संतोषी को रजत पदक और रुपेंद्र को चौथा स्थान हासिल हुआ। भारत ने अब तक 50 स्वर्ण, 63 रजत और 75 कांस्य समेत कुल 188 पदक जीत लिए हैं। उर्दू ने भौगोलिक सीमाओं से परे अपनी मिठास और साहित्यिक ऊंचाइयों से दुनिया भर में जगह बनाई है। वैश्वीकरण के दौर में इसी उर्दू के संरक्षण और प्रसार की चिंताओं को केंद्र में रखकर राजधानी दिल्ली में कल विश्व उर्दू सम्मेलन शुरू हुआ है। 6वें विश्व उर्दू सम्मेलन का आगाज सोमवार को राजधानी में हुआ। सम्मेलन की शुरुआत गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के इस आयोजन का विषय आज के वैश्विक परिदृश्य में उर्दू भाषा की संरक्षा और प्रसार है। इसमें देश और विदेश से आए उर्दू विद्वान और विचारक हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आरंभ उर्दू की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और इसके समृद्ध साहित्य की चर्चा से हुआ। इसमें हैदराबाद की मोहब्बत है, इसमें लखनऊ की नज़ाकत है, इसमें दिल्ली की सकाफत है, इसमें आगरे की सजावट है, इसमें सिंध की आप देख रहे हैं नफासत है, इसमें कश्मीर की लताफत है। इसको अगर मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया है, उर्दू मुसलमानों की जबान है लेकिन मुसलमान नहीं। उर्दू को अगर मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया है तो उर्दू को चकबस ने रामायण सिखाई है, उर्दू को गिलक्रिस्ट ने मसीहियत क्रिश्चियनिटी बताई है और उर्दू को बेदी ने गुरुनाथ साहब सिखाई है। एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल मशहूर है, जिसका नाम उर्दू है। सम्मेलन में मदरसों में उर्दू को तरजीह देकर इसे नया जीवन देने की योजनाओं पर भी जोर दिया गया। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा थी, है और रहेगी, इस विश्वास को उर्दू वालों के बीच में आना चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उर्दू की प्रमोशन के लिए हर वर्ष लगातार बजट की वृद्धि करके ये बताया है कि आज की सरकार उर्दू और उर्दू जानने वाले विद्वानों इन सब की प्रमोशन के लिए दिन रात प्रयत्नरत है। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है और उर्दू का घर हिंदुस्तान ही रहा है, यहीं से उर्दू जन्मा है और आने वाले दिनों में उर्दू का जो मुस्तकबिल है, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ वाइस चेयरमैन होने के नाते कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और आने वाले दिनों में हम लोगों ने जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा मकसद ये है कि उर्दू को लोग अपने ज़िंदगी में शामिल करें। उर्दू जो है खास करके मोहब्बत फैलाने वाली ज़बान है। इस ज़बान की बहुत ही मिठास है। इस मिठास को कैसे हम दूसरे कम्युनिटी के साथ में अपने रिश्ते को में भी हम कैसे उसको घोलमेल सके और आपस में कैसे एक मोहब्बत पैदा कर सके और कट्टरता को ख़त्म करके एक सच्चे और नेक राह पे इस मुल्क के हिंदुस्तानी कैसे चले। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन को 6 सत्रों में बांटा गया है, जिसमें आज के दौर में मास मीडिया और उर्दू, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने, उर्दू शिक्षण में मदरसों की भूमिका, उच्च शिक्षा में शोध के साथ उर्दू को जोड़ने को लेकर विमर्श होगा। इसके अलावा देशों की आपसी संस्कृति के संदर्भ में उर्दू, ललित कलाओं और मनोरंजन में उर्दू और संविधान और दूसरी कानूनी संस्थाओं में उर्दू के स्थान पर भी चर्चा होगी। देश में 5 करोड़ से अधिक लोग उर्दू जानते और समझते हैं और हिंदी भाषा में घुल मिलकर ये हिंदुस्तानी के रूप में भी जानी जाती है। इरफान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद विशेष में देखिए जननेता पर्रिकर। नमस्कार।